मशरकी पाकिस्तान में आर्मी ऑपरेशन शुरू हुए 4 महीने हो चुके थे। बेशतर इलाकों को मुक्ति बाहिनी के मुसल्लह बागियों से खाली कराया जा चुका था। जीओसी ईस्टर्न कमांड जनरल शौकत रजा ने अपनी टीम को करंट सिचुएशन के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया। चंद दिनों बाद जब रिपोर्ट तैयार हो गई तो जनरल रजा रिपोर्ट बनाने वाले कर्नल को लेकर जनरल नियाजी के सामने प्रेजेंटेशन देने पहुंच गए। कर्नल ने प्रेजेंटेशन देना शुरू की, लेकिन जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे बढ़ती रही जनरल नियाजी के चेहरे का रंग बदलता चला गया। रिपोर्ट में बताया गया था कि फौज ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, अब वक्त है कि सिविल इंतजामिया कंट्रोल संभाले और सियासी अमल शुरू किया जाए। और कमोबेश यही बात मशहूर भारतीय निजाद अमरीकी सहाफ़ी शर्मिला बोस ने भी अपनी किताब में कही। वो लिखती हैं कि अप्रैल मई तक पाकिस्तान आर्मी ने मशरकी पाकिस्तान में मुकम्मल कंट्रोल दोबारा कायम कर लिया था और सियासी अमल शुरू करने की सूरत हाल बन चुकी थी। लेकिन ताकत के नशे में चूर खुद को ईस्ट पाकिस्तान का वाइस राय समझने वाले जनरल नियाजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और आती भी क्यों, उस वक्त तमाम ताकत इन्हीं के पास थी और वो भला ये कैसे पसंद करते कि इख्तियारात सिविलियंस के हवाले कर दिए जाएं। फ्रस्ट्रेटेड होकर जनरल नियाजी ने अपना गुस्सा जीओसी जनरल रजा पर निकालना शुरू कर दिया। बात सख्त जुमलों से भरती हुई गालम गलोच तक जा पहुंची तो जीओसी भी खामोश नहीं रहे और इन दो बिपरे हुए जर्नलों के दरमियान रिपोर्ट बनाने वाला कर्नल अपनी सांस रोके खड़ा था। उसे डर था कि कहीं हाथियों की लड़ाई में वो ही न मारा जाए। लेकिन फिर अचानक जनरल नियाजी गुस्से में खड़े हुए और चिल्लाए, डिसमिस। कर्नल साहब तो बच गए, लेकिन तीसरा दिन खत्म होने से पहले ही जनरल शौकत रजा का तबादला कर दिया गया। नए जीओसी आए, वो पिछले जीओसी का अंजाम देख चुके थे। उन्होंने आते ही कर्नल साहब को हुक्म दिया कि रोजाना की रिपोर्ट ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर भेजने से पहले उन्हें दिखाई जाए। और फिर जीओसी साहब ने बुरी से बुरी सिचुएशन को भी ऑल इज वेल करके दिखाना शुरू कर दिया। जनरल नियाजी की रजामंदी सच और हकायक पर हावी आ चुकी थी, लेकिन ये बात रिपोर्ट बनाने वाले कर्नल को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। एक दिन वो अपने जीओसी के दफ्तर पहुंच गया और कहा, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जीओसी ने कहा कि गो हेड कर्नल। कर्नल ने जीओसी से कहा कि सर, जो रोजाना की रिपोर्ट हम जीएचक्यू और ईस्टर्न कमांड भेजते हैं उसे इतने चेंजेस के साथ ना भेजा जाए कि ऊपर वालों को असल सूरत हाल का अंदाजा ही ना हो। हमें वही रिपोर्ट भेजनी चाहिए जो हमें अपने यूनिट से मिलती हैं। इस रीजनेबल बात पर जीओसी का रिएक्शन इंतहाई अनरीजनेबल था और वो चिल्लाकर बोला, ये क्या बकवास है, गेट आउट। कर्नल चुपचाप बाहर आया, अपने जीएसओ के पास गया और उससे कहा कि सुन भाई, अब डेली रिपोर्ट्स तू लिखा कर, क्योंकि जीओसी को इसकी अंग्रेजी पसंद नहीं आ रही। और फिर तीसरे दिन कर्नल साहब को भी ओएसडी बनाकर पिंडी भेज दिया गया। मगर ये इस कर्नल की जिंदगी का पहला या आखिरी इम्तिहान नहीं था। 17 साल बाद अगस्त 1988 में भी इस कर्नल को एक ऐसे ही दौराहे का सामना था और इस बार फैसला किसी जीओसी के नहीं बल्कि इसके अपने हाथ में था। लेकिन तारीख के इस इंतहाई खतरनाक मोड़ पर जब 7 लाख फौज इसकी तरफ देख रही थी, इसने अपना रुख 10 करोड़ पाकिस्तानियों की तरफ कर लिया। वो था तो ज़ियाउल हक का पैरोकार, लेकिन वो ज़िया के नक्शे कदम पर नहीं चला। अब ये इसकी खानदानी इकदार थी, कमजोरी या फिर फर्ज शनासी। इसका फैसला इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप खुद कीजिएगा। हमारा काम तो कहानी सुनाना है और आज हम आपको कहानी सुनाएंगे पाकिस्तान के पहले महाजिर या उर्दू स्पीकिंग आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की। तो चले यूपी चलते हैं। मिर्जा मुर्तजा बेग का शुमार आजमगढ़ के टॉप के वकीलों में होता था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सिर्फ इज्जत नहीं औलाद से भी खूब नवाजा। घर में एक पूरी क्रिकेट टीम मौजूद थी। जी हाँ, 8 बेटे और 3 बेटियां। 1928 में जब एक और लड़का पैदा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रखा असलम, मिर्जा असलम बेग। पढ़ाई लिखाई में भी सारे भाई बहुत तेज थे, बस एक असलम ही थे जिनका दिमाग तालीम में जरा कम लगता था। इसलिए जहां बाकी सब भाइयों ने अलीगढ़ से पीएचडी, डबल एमए और एलएलबी किया, वहीं असलम बेग शिबली कॉलेज से 2nd डिवीजन में बमुश्किल ग्रेजुएट कर सके। शायद इसकी एक वजह यह भी थी कि इनकी ग्रेजुएशन के दौरान तहरीक पाकिस्तान भी उरूज पर थी और असलम बेग एनएसएफ के जरिए इस तहरीक में भरपूर हिस्सा ले रहे थे। 1949 में जब वो कॉलेज से फारिग हुए तो इनके दिमाग पर नौकरी नहीं, पाकिस्तान सवार था। 15 अगस्त 1949 के दिन वो अपने वालिद साहब के पास गए और इनसे हिजरत की इजाज़त तलब की।
ये इनके लिए एक बहुत ही मुश्किल फैसला था, क्योंकि वो सिर्फ घर बार नहीं, अपने इन सारे यारों को भी छोड़कर जा रहे थे जिनके साथ इन्होंने अपनी जवानी का सारा वक्त गुजारा था। वालिद साहब को इजाज़त देने में ज़्यादा मुश्किल इस वजह से नहीं हुई क्योंकि इनके 2 बड़े बेटे पहले ही पाकिस्तान जा चुके थे। असलम बेग 17 अगस्त को पाकिस्तान पहुंच गए। इस वक्त इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ठीक 39 साल बाद यानी 17 अगस्त को ही इनकी ज़िंदगी का एक और बहुत बड़ा दिन आएगा। खैर, हिजरत के बाद असलम बेग और इनके भाइयों ने कराची के आराम बाग के इलाके में एक कमरा किराए पे ले लिया और तीनों वहीं रहने लगे। लेकिन असलम बेग अगले ही महीने लाहौर पहुंच गए ISSB का इम्तिहान देने। एक एक करके उन्होंने सारे इम्तिहानात क्लियर कर लिए, लेकिन मेडिकल टेस्ट रिजेक्ट हो गया। फौजी डॉक्टरों ने असलम बेग को बताया कि उन्हें सिस्टोलिक हार्ट की बीमारी है, यानी हर 8 से 10 धड़कनों के बाद इनके दिल की एक धड़कन मिस हो जाती है। टूटे हुए दिल के साथ असलम बेग वापस कराची आए, लेकिन इनके भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी। वो उन्हें शहर के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले गए। सबने कहा कि ये किसी उम्मीदवार को नाअहल करने की वजह नहीं बनती और इस फैसले के खिलाफ अपील करनी चाहिए। असलम बेग ने रिजेक्शन को चैलेंज किया और 7 कार्डियोलॉजिस्ट की राय भी अटैच कर दी। 15 दिन बाद उन्हें मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में रिपोर्ट करने को कहा गया। वो एक मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हुए जिसकी सरबराही एक कर्नल कर रहे थे। कर्नल ने सवाल किया, तुम्हारे दिल की हर 9वीं या 10वीं धड़कन गायब हो जाती है, ये मसला तुम्हें कब से है? असलम बेग ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है पिछले 5 महीनों से। बोर्ड के अरकान ये सुनकर चौंक गए। वो आगे झुके और एक साथ पूछा, 5 महीनों से? वो कैसे? असलम बेग ने कहा, क्योंकि मैं 5 महीने पहले ही आजमगढ़ से हिजरत करके पाकिस्तान आया हूँ, जहाँ मैं अपने वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों और हजारों साथियों को छोड़ आया। हो सकता है दिल की कुछ धड़कनें वहीं रह गई हों। ये बात सुनकर कर्नल साहब जज्बाती हो गए। असलम बेग को गले लगाया और ऐलान कर दिया कि ही इज मेडिकल फिट। और यूं आगाज हुआ एक ऐसे कैरियर का जिसमें असलम बेग ने पाकिस्तानी तारीख के मुश्किल तरीन जंगों, हादसात और सानेहात का सामना किया और बड़े बड़े फैसले भी किए। इनका ताल्लुक आर्मी के 6ठे लॉन्ग कोर्स से था। फरवरी 1942 में इनका कोर्स मुकम्मल हुआ और इनकी पोस्टिंग पाक फौज की बलोच रेजिमेंट पे हो गई। वैसे जनरल कियानी, जनरल बाजवा, जनरल फैज और करंट इंस्पायर जनरल आसिम मलिक का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से ही है। शायद ये बात आपको पहले से पता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाक फौज का एलीट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG एक अमेरिकन प्रोजेक्ट था? सन 1954 की बात है। उस वक्त जनरल मोहम्मद अयूब खान पाकिस्तान आर्मी के कमांड एंड चीफ थे। उस दौर में अमेरिकी फौजी और मुशावरती ग्रुप USMAAG कायम हुआ। इसका मकसद पाकिस्तान को असला देना और फौजी अफसरान को अमेरिका में तरबियत देना था। उस जमाने में लेफ्टिनेंट कर्नल अबू बकर उस्मान मीथा मिलिट्री ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में GSO-1 थे। एक दिन उन्हें डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ब्रिगेडियर याहिया खान के पास तलब किया गया। अगर आप रफ्तार के व्यूअर्स हैं तो आप उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। वहाँ कर्नल मीथा की मुलाकात एक अमेरिकी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल डॉन बंटे से करवाई गई। बताया गया कि वो ये जायजा लेने आए हैं कि पाकिस्तान में स्पेशल सर्विस ग्रुप कायम किया जा सकता है या नहीं। कर्नल मीथा को हुक्म दिया गया कि वो हर मुमकिन ताउन करें और ये सब कुछ खुफिया रखा जाए। इसके बाद कर्नल बंटे ने पाकिस्तान का तफसीली जमीनी दौरा किया। सफर पेशावर से शुरू हुआ, कोयटा, जिवनी और मुल्तान के रास्ते रावलपिंडी जा पहुंचा। सिंध और मशरकी पाकिस्तान इस जायजे में शामिल नहीं थे। इस दौरान कर्नल मीठा को अमेरिकियों के खदशात समझ आ गए। उन्हें खौफ था कि रूस गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान के रास्ते बहिरा अरब की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए वो एक ऐसी फोर्स चाहते थे जो दुश्मन के पीछे रहकर कार्रवाई कर सके, जिसे स्टे बिहाइंड फोर्स कहा जाता है। सर्वे के बाद कर्नल बंटे ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें इस फोर्स के कयाम की सिफारिश की गई। अगस्त 1955 में वो दोबारा पाकिस्तान आए और बताया कि अमेरिकी हुकूमत ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है। अब अगला मरहला जगह के इंतखाब का था। मजीद दौरों के बाद फैसला हुआ कि चिरात और अटक फोर्ट इस मकसद के लिए मौजू हैं। चिरात में मरम्मत और रोड की बेहतरी के तमाम अखराजात अमरीकियों ने उठाए और यूं पाकिस्तान आर्मी में स्पेशल सर्विस ग्रुप की बुनियाद रखी गई। आप हल्का लेते हैं अमरीकियों को, भाई बहुत पुराने दोस्त हैं वो हमारे। यहाँ SSG के कयाम का किस्सा सुनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि असलम बेग SSG के पहले ग्रुप का हिस्सा थे। वो अपनी किताब कंप्लीजनर ऑफ पावर में बताते हैं, मैंने 1957 में अटक फोर्ट में SSG का टेस्ट दिया। SSG फौज में एक बिल्कुल नई चीज थी। इसकी वर्दी, हथियार और लाइफ स्टाइल सब कुछ अलग था, इसलिए हर नौजवान अफसर इसमें शामिल होना चाहता था। सबसे मुश्किल मरहला सर्वाइवल कोर्स था,
जिसमें हमको वीरान इलाकों में बगैर किसी राशन या पैसे के छोड़ दिया जाता। हमें जमीन से खुराक तलाश करके जिंदा रहना होता था। चिड़िया, परिंदे, छिपकलियां, मेंढक, हत्ता के सांप या फिर जंगली बेरीज, पत्ते, दरख्तों की छाल खाकर गुजारा करना पड़ता। किताब में जनरल साहब ने सांप खाने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। इनके मुताबिक सर को छोड़कर सांप के बाकी जिस्म का गोश्त कच्चा भी खाया जा सकता है, लेकिन अगर उसे पका लिया जाए तो उसका जायका किसी मछली से कम नहीं होता। 1959 में चिराट के खतरनाक माहौल में असलम बेग ने एक और खतरनाक इम्तिहान में बैठने का फैसला किया और जून के महीने में इनकी शादी हैदराबाद दक्कन की एक फैमिली से ताल्लुक रखने वाली अस्मा अंसारी से कर दी गई। जनरल साहब बताते हैं कि चिराट हनीमून के लिहाज से कोई बुरी जगह नहीं था, बस वक्त गुजारना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन वहाँ इनकी अहलिया के साथ 2 और ऑफिसर्स की बेगमात भी थी, जिसकी वजह से इन तीनों का वक्त आसानी से गुजर जाता। चिरात में 10 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद उन्होंने स्टाफ कॉलेज के दाखिला इम्तिहान में हिस्सा लिया। कमर के दर्द की वजह से वो पैराजम नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने SSG का निशान नहीं पहना। SSG में वो मेजर के ओहदे पर तरक्की पा चुके थे, मगर स्टाफ कॉलेज में अपने साथियों के बराबर आने के लिए दोबारा कैप्टन बनना पड़ा। स्टाफ कोर्स मुकम्मल होने के बाद इनकी तैनाती लाहौर में 114 ब्रिगेड में हुई। 1964 में उन्हें मशरकी पाकिस्तान के शहर कौमेला में 53 ब्रिगेड का ब्रिगेड मेजर मुकर्रर किया गया। 65 की जंग के दौरान भी जनरल बेग ईस्ट पाकिस्तान में ही पोस्टेड थे। 1967 में वेस्ट पाकिस्तान वापसी हुई, लेकिन फिर सिर्फ 4 साल बाद ऑपरेशन सर्च लाइट से कुछ दिन पहले उन्हें अचानक एक बार फिर मशरकी पाकिस्तान पोस्ट कर दिया गया। जनरल बेग बताते हैं कि इन 4 सालों में ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल बदल चुका था। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 1971 का सानहा अचानक पेश नहीं आया, बल्कि ये बरसों की सियासी नाइंसाफियों का नतीजा था। मशरकी पाकिस्तान आबादी में अक्सरियत में था, लेकिन इसे मुनासिब सियासी नुमाइंदगी नहीं दी गई। 1 यूनिट पॉलिसी ने भी इनके एहसास महरूमी को बढ़ाया। इस मुख्तसर पोस्टिंग में जनरल बेग के साथ क्या हुआ, ये तो हम आपको वीडियो के शुरू में ही बता चुके हैं। फॉल ऑफ ढाका से पहले ही उन्हें OSD बनाकर वेस्ट पाकिस्तान भेजा जा चुका था। असलम बेग बताते हैं कि 1979 में उन्होंने भुट्टो को फांसी देने के फैसले की मुखालफत की थी, लेकिन फिर भी जनरल जिया ने उन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अहम तरीन ओहदे पर तरक्की देकर अपने पास पिंडी बुलवा लिया। इस पोस्टिंग के दौरान उन्हें जनरल जिया की जानिब से एक अहम मिशन सौंपा गया और वो मिशन था मॉडर्नाइजेशन ऑफ पाक आर्मी। डेढ़ साल की मुकम्मल मेहनत के बाद कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार की। आला सतही इजलासों में तफसीली बहस के बाद खामियां दूर की गईं और तजवीज़ को हतमी शक्ल दी गई। ये सिफारिशात जनरल ज़ियाउल हक को पेश की गई, जिन्होंने इनकी मंजूरी दे दी। जो बड़ी चेंजेस की गई, इनमें आर्मी एयर डिफेंस कमांड का क़याम शामिल था। फील्ड आर्टिलरी और एयर डिफेंस आर्टिलरी को अलग अलग किया गया और हर स्ट्राइक फोर्स को एक मखसूस एयर डिफेंस डिवीजन फराहम की गई, जो जदीद मिसाइलों और हथियारों से लेस थी। मॉडर्नाइजेशन के इसी मिशन को पूरा करने के लिए 1982 के आगाज में वो पहली बार चीन भी गए। मकसद बिल्कुल क्लियर था, फौज के लिए असला और हथियार खरीदना। इनकी रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी और बजट बहुत थोड़ा था, यही कोई $600 मिलियन, जो इस वक्त के हिसाब से कोई 6.5 अरब रुपए बनते थे। डॉलर 12 रुपए का जो था। जनरल बेग की चीनी क़यादत से 3 मुलाकातें हुई, जिनके बाद उन्हें 4 हफ्ते बाद दोबारा बुलाया गया। महीने बाद जब वो वापस गए तो इनका बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग शुरू हुई और तकरीबन 1 घंटे में मामलात तय पा गए। चीनियों ने कहा कि वो सारा सामान बगैर किसी पेशगी अदायगी के फराहम कर देंगे, मगर जब हिसाब लगाया गया तो रकम 1.7 अरब डॉलर बन गई। जनरल बेग ने चाइनीज को बताया कि ये तो हमारे बजट से 3 गुना ज्यादा है, इतनी रकम देना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं होगा। जिस पर चाइनीज ने ऐसा जवाब दिया जो कोई सगा भाई भी नहीं देता। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप ये रकम अगले 25 साल में आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दें, मामूली से सर्विस चार्जेस के साथ। 1985 तक जनरल ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप को 9 साल हो चुके थे और यही वो साल था जब उन्होंने सियासी निज़ाम बहाल करने का फैसला किया। अफवाज पाकिस्तान दिल से चाहती है कि मुल्क की बागडोर अवाम के हाथों में रहे, जो सही तौर पर उसके हकदार हैं। उन्होंने जनरल असलम बेग और जनरल हमीद गुल को बुलाया और रिपोर्ट तलब की कि मुल्क में कब और कैसे सियासी निज़ाम बहाल किया जा सकता है। दोनों जनरलों ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तैयार करके जनरल ज़िया को पेश कर दी। रिपोर्ट का खुलासा ये था कि अब शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात करवाकर इक़्तिदार आवाम को दे देना चाहिए, ताकि तारीख में अच्छे अल्फाज के साथ याद रखा जाए। जनरल बेग बताते हैं कि इनकी रिपोर्ट पढ़कर जनरल ज़ियाउल हक चीख पड़े, क्या तुम चाहते हो कि मेरी गर्दन दबा दी जाए?
बहरहाल कुछ दिनों बाद जनरल जिया ने गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात करवाए और सिंध से मोहम्मद खान जुनेजो को वजीर आजम बना दिया। इसी दौरान GHQ में 6 साल गुजरने के बाद जनरल बेग को कोर कमांडर पेशावर पोस्ट कर दिया गया। और ये वही जमाना था जब पेशावर कोर अफगान जिहाद का कमांड हेडक्वार्टर भी हुआ करता था। यही वो जमाना था जब रूस ने अपने हेलीबॉर्न कमांडोज ब्रिगेड को जंग में उतार दिया था। ये कमांडोज निचली परवास करते हुए हेलीकॉप्टरों से मुजाहिदीन पर हमले करते थे और मुजाहिदीन के पास इन गनशिप हेलीकॉप्टरों का कोई मौसर जवाब नहीं था, जिसकी वजह से वो शदीद प्रेशर में आ गए थे। उन्हीं दोनों अमेरिकी सैंडकॉम के जनरल क्रिस्ट पाकिस्तान आए। उन्होंने पेशावर हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। जनरल बेग ने उन्हें ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रूसी कमांडोज की शमूलियत के बाद मुजाहिदीन शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो इनके लिए जंग जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। सारी सूरत हाल सुनकर जनरल क्रिस्ट हैरान रह गए। उन्होंने इस्लामाबाद जाकर मुताल्लिका इदारों को खबरदार किया और फिर यह मामला पेंटागन तक भी पहुंच गया। जनरल असलम बेग की ब्रीफिंग का एंड रिजल्ट ये निकला कि अमेरिका मुजाहिदीन को स्ट्रिंगर मिसाइल देने के लिए तैयार हो गया और फिर जो हुआ वो तो आप सब जानते हैं। (1987) वो साल था जब जनरल बेग के मुस्तकबिल का फैसला होना था। आया वो 3 स्टार जनरल के तौर पर ही रिटायर हो जाएंगे या लेफ्टिनेंट जनरल के बैज इनके शोल्डर्स पर लगेंगे। जनरल जिया चाहते थे कि जनरल जाहिद अली अकबर को 4 स्टार जनरल के रैंक प्रोमोट करके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए, लेकिन उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने जियाउल हक से एक बार फिर इख्तलाफ किया और बड़े मीडिया में जनरल असलम बेग को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर तरक्की देने का ऐलान कर दिया। (17 अगस्त 1988) सहराए चोलिस्तान की चिलचिलाती दोपहर खैरपुर टामीवाला में पाक फौज की फायरिंग रेंज में मौजूद थी पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप और इनके साथ थे सबके बाप जनरल जियाउल हक। जनरल मोहम्मद जियाउल हक जो इस वक्त सदर भी थे और आर्मी चीफ भी, जो अमीरुल मोमिनीन भी थे और मुजाहिद आजम भी। 11 साल से जिनका कहा कानून बना। जनरल जिया कहते थे आई एम द लॉ। जनरल जिया ने जिस लोहे पर हाथ रखा इसे सोना बना दिया और जो जिया से टकराया कहीं न बच पाया। पाकिस्तान टॉप जनरल्स के साथ यहाँ 2 खास मेहमान भी थे, अमरीकी सफीर और मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर जनरल वासिम। ये सब लोग जदीद तरीन अमरीकी टैंक M1 अब्रामस की फायर पावर देखने आए थे। टैंकों की मशकें देखने के बाद तमाम अफसरान अमरीकी मेहमानों के हमरा हेलीकॉप्टर से भावलपुर एयरबेस पहुंचे, जहां सदर मुमलिकत का तैयारा C-130 हरकुलेस उड़ान भरने को तैयार था। पाक 1 के उड़ान भरने से कबल इसमें भावलपुर की सौगात आम की पेटियां रखी गईं। जियाउल हक के करीब तरीन साथी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अख्तर अब्दुल रहमान तैयारे पर पहले ही सवार हो चुके थे। सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहम्मद शरीफ, कोर कमांडर भावलपुर मेजर जनरल आबिद हमीद भी इसी प्रवास का हिस्सा थे। जनरल जिया ने अमरीकी मेहमानों को भी साथ इस्लामाबाद चलने की दावत दी। अमरीकी सफ़ीर और मिलिट्री अताशी फौरी राजी हो गए, लेकिन जनरल जिया ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बाइस एक आला तरीन अफसर को साथ चलने का नहीं कहा। अब वो अफसर था वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग। जनरल असलम बेग का अपना VIP तैयारा भी भावलपुर एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद था। 3:50 जनरल जिया के तैयारे पाक 1 ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया। C-130 हरकुलेस के दोनों इंजन्स ने पूरी ताकत से तैयारे को फिजा में बुलंद किया और पायलट विंग कमांडर मशहूद ने भावलपुर कंट्रोल टावर को परफेक्ट टेक ऑफ की नवीद सुनाई। लेकिन अगला लम्हा कयामत का था। पाक 1 ने ज्यों ही दरियाए सतलज क्रॉस किया, अचानक अमूदी सिमत में बुलंद हुआ और बेजान परिंदे की तरह नोज डाइव करता हुआ 3000 फुट की बुलंदी से जमीन पर आकर गिरा। एक धमाका हुआ। बस्ती लाल कमाल के खेत में हर जानिब जहाज के टुकड़े बिखर गए और इन्हीं पुर्जों के बीच बिखरी हुई थी 31 अफराद की बाकियात। खेत में जलते गोश्त और ईंधन की बू फैल चुकी थी। मुल्क पर 11 साल तक बिला शरकत गैर हुक्मरानी करने वाले आमिर वक्त का जिस्म और ताकत वसेब की खाक में गुम हो चुकी थी।
भारतीय एजेंसी रॉ, रूसी सीक्रेट सर्विस KGB, अफगान एजेंसी खात, इसराइल की मोसाद और शायद CIA भी जिस शख्स की जान के दर पे थी वो शख्स चंद सातों में एलिमिनेट हो चुका था। दूसरी तरफ जनरल असलम बेग का तैयारा भावलपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहा था कि इसके भावलपुर ATC ने पायलट को पाक 1 क्रैश होने की खबर दी। जनरल असलम बेग ने यह खबर सुनी तो असाब काबू में रखे। हेलीकॉप्टर से क्रैश साइट पर जाने के बजाय अपने पायलट कर्नल मिन्हाज को हादसे के मुकाम का रुख करने का कहा। जनरल ने फिजा से बस्ती लाल कमाल में तबाही के मनाजिर देखे तो भाप लिया कि जनरल जिया बचे न जनरल अख्तर अब्दुल रहमान। जनरल बेग की जिंदगी का कठिन तरीन इम्तिहान इन चंद घड़ियों में शुरू हो गया। जनरल बेग ने कर्नल मिन्हाज को जहाज का रुख दिमयाल एयरबेस की जानिब मोड़ने का हुक्म दिया। दिमयाल एयरबेस से सीधे GHQ पहुंचे। इस सारे अमल के दौरान जनरल बेग के दिमाग में जमा तफरीक चलती रही। जनरल बेग जानते थे कि अफगान जंग, जिहाद कश्मीर और एटमी प्रोग्राम आगे ले जाने वाली पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है। राजीव गांधी को मुंह देने वाला और मुस्कुराकर अमेरिका के साथ डबल गेम खेलने वाला जियाउल हक मंजर से हट चुका था। 19 मई को जनरल जिया की छत्र छाया में चलने वाली जनेजों की लूली लंगड़ी आईनी हुकूमत खत्म होने के बाद आम इंतखाबात भी नवंबर में शेड्यूल थे। बैरूनी खतरात और अंदरूनी सूरत हाल की जमा तफरीक जनरल बेग के जहन में चल रही थी और इसे फैसला करना था कि किस रास्ते पर चला जाए। GHQ में उस वक्त के DG ISI जनरल हमीद गुल ने जनरल बेग के सामने हालात की संगीन तस्वीर कशी की और मार्शल लॉ लगाने का मशवरा दिया। दूसरी जानिब जनरल बेग ने फैसला कुन इक़दाम से पहले सिविलियन दिमाग से मशवरे की ठानी और फोन घुमाया बाबा को, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का बाबा जिसे दुनिया इसहाक खान के नाम से जानती है। गुलाम इसहाक खान ने जनरल बेग को आईनी और जमहूरी रास्ते पर चलने का मशवरा दिया। आर्मी और सिविलियंस का इनपुट लेने के बाद जनरल बेग के सामने 2 रास्ते थे, दोबारा मार्शल लॉ या जमहूरियत की बहाली। लेकिन जनरल असलम बेग ने फैसला किया तीसरे रास्ते का। जनरल असलम बेग ने जिस रास्ते का इंतखाब किया ये ना खुला मार्शल लॉ था और ना ही हकीकी जमहूरियत। ये रास्ता था पर्दे के पीछे इक़्तिदार। एस्टेब्लिशमेंट वर्दी में नजर नहीं आएगी लेकिन हर फैसला इसी के हाथ में होगा। सदर आईनी होगा, वजीर आज़म मुंतखब होगा, पार्लियामेंट मौजूद होगी, लेकिन ताकत कहीं और किसी और के हाथ में होगी। इस नए खेल के लिए शतरंज की एक पूरी नई बिसात बिछाई गई जिसका पहला मोहरा बने गुलाम इसहाक खान। चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक खान को कायम मुकाम सदर बना दिया गया। चंद ही दिनों में आइन भी बहाल कर दिया गया। जनरल बेग ने 2 टोक ऐलान किया कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, लेकिन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जनरल बेग के इस ऐलान के साथ ही खेल शुरू हो गया। फोन कॉल्स, मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स और फहरिस्तें बनना शुरू हो गई। किसे आगे लाना है, किसे रोकना है, कौन कबूल होगा और किसके नाम पर लगेगा क्रॉस। दिफाई मॉडरेट शुजा नवाज अपनी किताब क्रॉस्ड सॉर्ड में जनरल असलम बेग के दौर को बिहाइंड द सीन मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स करार देते हैं। वो लिखते हैं कि जनरल बेग ने बराह रास्त मार्शल लॉ से गुरेज किया, लेकिन खुफिया इदारों को सियासी अमल में अमल दखल, सियासी जोड़ तोड़, इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने की खुली छूट दी। यानी इस्टेब्लिशमेंट सियासत में नजर नहीं आई मगर मुदाखलत जारी रही। अस्करी उमूर पर नजर रखने वाली जिला वतन मुसन्निफा आयशा सद्दीका अपनी किताब मिलिट्री इंक में लिखती हैं कि जिया के बाद फौज ने अपना किरदार रीडिफाइन किया। फौज ने खुल्लम खुल्ला हुक्मरानी के बजाय बिलवास्ता मगर मुकम्मल कंट्रोल जमहूरियत का रास्ता चुना और ये सब सियासी इंजीनियरिंग यानी जोड़ तोड़ से मुमकिन बनाया। जनरल बेग के इस किरदार पर कर्नल अशफाक हुसैन ने भी इन अल्फाज में रोशनी डाली। फौजी क़यादत का ख्याल था कि इदारा जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे महफूज रास्ता ये है कि इक़्तिदार बज़ाहिर सिविल हुकूमत के पास रहे, जबकि असल फैसलों की सिमत पसे पर्दा रहकर तय की जाए। पसे पर्दा खेले जाने वाले इस खेल का मकसद सिर्फ पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना था, जिसकी कुछ नफ्सियाती वजूहात थी तो कुछ असबाब नौजवान बेनज़ीर भुट्टो ने खुद फराहम की। नफ्सियाती वजह तो बज़ाहिर है भुट्टो की लेगेसी। एस्टेब्लिशमेंट को 11 साल बाद भी भुट्टो की लाश से खतरा था। भुट्टो का जिस्म तो गरी खुदा बख्श में दफन था, लेकिन भुट्टोइज्म और जे भुट्टो का नारा आज भी जिंदा था। अब बात करते हैं कि बेनज़ीर से एस्टेब्लिशमेंट को क्या खतरा था।
तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें रुख करना होगा अमेरिकी कांग्रेस की आर्काइव का, जिसके मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने वॉशिंगटन पोस्ट और दी टाइम मैगजीन को इंटरव्यू में बार बार कहा कि वो एटमी प्रोग्राम के सिर्फ पुरअमन इस्तेमाल की हामी है। वो एटमी प्रोग्राम पर अमेरिका से तनाज़ा नहीं चाहती और पाकिस्तान हरगिज एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। और इन्हीं बयानात ने पिंडी बॉयज को खासा परेशान कर रखा था। वो समझते थे कि बेनजीर भुट्टो रियासत के लिए प्रेजेंट क्लियर डिग्रेस है। इसी सोच के जेर असर जनरल बेग और सदर इसहाक खान ने मिलकर DGISI हमीद गुल को बेनजीर का रास्ता रोकने का टास्क सौंपा, जिनकी नज़र में बेनजीर रियासत के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? खैर, जनरल हमीद गुल अफगान मुजाहिदीन के सुपर हीरो जिया के वफादार और बेनजीर भुट्टो के सख्त नाकिद थे। शुजा नवाज क्रॉल शॉर्ट्स में लिखते हैं कि हमीद गुल बेनजीर भुट्टो और इनकी जमात को जिया के दौर में कायम की गई नजरियाती बुनियादों के लिए खतरा समझते थे और वो इनके सियासी दायरेकार को महदूद करने के लिए सरगर्म रहे। यानी हमीद गुल बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी को जिया दौर की इस्लामाइजेशन के लिए खतरा समझते थे और इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने खुलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने भुट्टो की बेटी से मुकाबले के लिए जिया के नजरियाती बेटों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना शुरू कर दिया। जैनजी की आसानी के लिए आप उसे 1988 की PDM भी कह सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इस इत्तेहाद में ऐसी पार्टी शामिल थी जिनके आपस में शदीद इख्तलाफात थे, जैसे साबिक जियाले मुस्तफ़ा जतोई, नवाज शरीफ और काजी हुसैन अहमद। जैनजी को शायद मालूम ना हो कि 80 की दहाई में जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग के ताल्लुकात बिल्कुल ऐसे थे जैसे आज जमात इस्लामी और MQM के हैं। खुसूसन इस्लामी जमीयत तलबा के लिए नवाज शरीफ किसी सूरत काबिल कबूल ना थे, क्योंकि जुनेजो दौर में जब नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, उस वक्त पंजाब के तालीमी इदारों में जमीयत और मुस्लिम लीग के तलबा तंजीम MSF के दरमियान तसादुम के वाक़यात में जमीयत अपने दर्जनों कारकुन गंवा चुकी थी। इसलिए ये सिर्फ मजबूरी का रिश्ता था, जमातों का नहीं, खौफ का इत्तेहाद था। पीपल्स पार्टी के खौफ का इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, और इस इत्तेहाद की सरबराही के लिए इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत थी ऐसे शख्स की जो ना सिर्फ टिका के भुट्टो के मुखालिफ हो बल्कि जनरल जिया की लेगेसी को भी आगे बढ़ा सके, जो सिंध की बेनज़ीर के मुकाबले में पंजाब से मुहाज संभाले, जिसमें इंतज़ामी सलाहियतें भी हों और फरमा बरदार भी हो। और इन तमाम खुसूसियात पर पूरा उतरते थे हमारे मियाँ नवाज शरीफ, क्योंकि जब ज़ियाउल हक ने मई 1988 में 58-2B के तहत जुनेजो हुकूमत बरतरफ की तो नवाज शरीफ ने अपने कायद का साथ देने के बजाय जिया के पलड़े में वजन डाला था। हमीद गुल की भरपूर कोशिशों के बावजूद पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कौमी असेंबली इलेक्शन के इन नताइज ने पिंडी और मॉडल टाउन को हिला कर रख दिया। ऐसे में डैमेज कंट्रोल करने के लिए रातों रात सर जोड़े गए और 2 दिन बाद सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस के लिए हंगामी प्लान तरतीब दिया गया। अब किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी और नवाज शरीफ ने नारा लगा दिया, जाग पंजाबी जाग, तेरे पग नूं लग गया दाग। 19 नवंबर को सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हुए तो जाग पंजाबी जाग के नारे ने रंग जमाया। नताइज बेनजीर भुट्टो के लिए परेशान कुन थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि कौमी की तरह सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन में भी वो क्लीन स्वीप नहीं तो अक्सरियत जरूर हासिल कर लेंगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। 19 नवंबर की शब जब नताइज का ऐलान हुआ तो हैरान कुन तौर पर पंजाब का फैसला IJI यानी नवाज शरीफ के हक में आया। गोया अब जो मंजरनामा बना इसके मुताबिक अगर बेनजीर भुट्टो वजीर आज़म बनी तो इनकी कमजोर हुकूमत इत्तेहादियों की बिसाखियों पर खड़ी होगी, जबकि सबसे बड़े सूबे में ज़ियाउल हक का सियासी वारिस यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आला बनकर उन्हें टफ टाइम देंगे। कौमी असेंबली के इंतखाबात के 2 हफ्ते बाद भी सदर इसहाक खान ने बेनजीर भुट्टो को हुकूमत साजी की दावत नहीं दी और खेल शुरू हुआ बार्गेनिंग का, मोहतरमा के साथ मिस्टर बेग की बार्गेनिंग का। और इस बार्गेनिंग का हाल मिर्जा असलम बेग खुद अपनी बायोग्राफी में बयान करते हैं। अगरचे ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी मैंने बेनजीर भुट्टो को वजीर आज़म का हलफ लेने से पहले अपने घर बुलाया और मुल्क के हालात के बारे में बहुत सी बातें बताई। दूसरी बातों के अलावा मैंने उनसे कहा, अगर आपको फौज से कोई शिकायत है तो मुझे बताएं, मैं खुद देख लूंगा। आप जनरल जिया के बारे में सख्त दिल है, उनके खानदान के साथ नरमी करें। जब सदर के इंतखाब का वक्त आए तो गुलाम इसहाक खान को जहन में रखें, वो 1975 से एटमी प्रोग्राम से वाबस्ता हैं। लेकिन जनरल साहब ने सिर्फ सदारत पर ही इक्तफा नहीं किया, काबीना में भी अपना हिस्सा मांग लिया। वजारत दिफा तो पहले ही पिंडी की अमानत थी, अब जनरल बेग ने वजीर खारजा और वजीर खजाना के लिए भी अपने उम्मीदवार साहबजादा याकूब और VA जाफरी के नाम तजवीज़ कर दिए। डिनर के इख्तिताम तक तमाम मामला तय हो चुके थे और अगली सुबह इसहाक खान ने बेनजीर भुट्टो को हुकूमत साजी की दावत दी।
4 बड़ी मिनिस्ट्रीज, इंटीरियर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस, ये हैं जिनके पास कोई इख्तियारात होते हैं। हमें तो इन्होंने इसाक खान और असलम बेग, इन्होंने 3 तो बिल्कुल ही इनकार कर, बीबी तैयार होगी एक मिनिस्ट्री पे वर्चुअली फॉरेन मिनिस्टर बना दिया साहबजादा यकूब को, जो ज़ियाउल का जी फॉरेन मिनिस्टर था। बिल्कुल। फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारा डिप्टी मिनिस्टर और ऊपर एडवाइजर लगा दिया वी.ए. जाफरी। यूं असलम बेग ने मुल्क में कमजोर और कंट्रोल जमहूरियत का बीज बो दिया। कंट्रोल जमहूरियत। बेनजीर जनरल असलम बेग की तमाम बातें मानकर वजीर आजम बन चुकी थी, लेकिन बेनजीर ने यही बस नहीं की। जनरल साहब की खिदमात के जिले में उन्हें एक ऐसे एजाज से भी नवाजा गया जो ना इनसे पहले कभी किसी को दिया गया, ना इनके बाद। वो इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में बयान याद है ना? आर्मी चीफ के ऊपर मैं एक चीज़ कहूँगा कि खुशखबरी ये है कि वो पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज़्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। वो तो सिर्फ बयान था। मोहतरमा ने तो जनरल असलम बेग को तमग़े जमहूरियत से ही नवाज दिया। मगर हुकूमती इत्तेहाद के एक और बड़े सियासतदान ने भी असलम बेग से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे आपके सबके भाई अल्ताफ हुसैन की। लेकिन शायद अपनी बिरादरी की बेतकल्लुफी में अल्ताफ भाई ये भूल गए कि आर्मी चीफ को बाप तो बनाया जा सकता है, लेकिन भाई नहीं। हुआ कुछ यूं कि अल्ताफ हुसैन ने 1988 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के चंद माह बाद आर्मी चीफ को पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने ख्वाहिश पूरी करते हुए एमक्यूएम के कायद को पिंडी में अपने घर खाने पर बुलवा लिया। जनरल बेग बताते हैं कि जब वो लोग खाने के लिए बैठे तो उनकी बीवी अस्मा भी टेबल पर इनके साथ बैठ गईं। बस यहीं अल्ताफ भाई से मिस्टेक हो गई। वो आर्मी चीफ की बेगम को अपनी भाभी समझ बैठे। खाना खाते हुए अल्ताफ हुसैन ने जनरल साहब की बेगम से पूछा, भाभी मैं जहाँ भी जाता हूँ ख़वातीन मेरे लिए मुख्तलिफ डिशें खुद बनाती है, आपने कौन सा खाना बनाया है? जनरल बेग की बेगम ने जवाब दिया, मैं तो जनरल साहब के लिए भी कुछ नहीं पकाती, आपको यह ख्याल कैसे आया कि मैं आपके लिए कुछ पकाऊंगी? जनरल बेग बताते हैं कि ये सुनकर अल्ताफ हुसैन का हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने पानी पिया और चलते बने, और फिर वो कभी मुझसे नहीं मिले। इसमें कोई शक नहीं कि अल्ताफ हुसैन के इसके बाद जनरल असलम बेग से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आगे चलकर जनरल असलम बेग की इसी मोहब्बत ने अल्ताफ हुसैन को बहुत नुकसान पहुंचाया। टर्निंग पॉइंट था कि जब अल्ताफ हुसैन जाम सादिक ऑल ऑफ ए सडन इस्लामाबाद जाते हैं ग़ुलाम इसाक़ खान से मिलने के लिए। वहाँ पर बात की जाती है कि असलम बेग की एक्सटेंशन दे दी जाए। दैट वाज दैट, मैं समझता हूँ कि क्रैकिंग पॉइंट फॉर द एमक्यूएम पाकिस्तान। जाम सादिक इंतहाई ज़हीन आदमी, ज़हीन पॉलिटिशियन थे। मेरा ख्याल है वो कराची वापस लैंड करती पहली खबर उन्होंने उनको दी। मेरा ख्याल है वापस कराची कोर कमांडर को ये बात बताई, अच्छा, कि इट वाज एमक्यूएम जिसने ये डिमांड कर ली है। तो आप अल्ताफ हुसैन ने क्यों डिमांड की? क्योंकि असलम बेग मुहाजिर थे? नॉट बिकॉज ऑफ डैट, उनके साथ भी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनी हुई थी, इसके बिना पर उन्होंने ये बात की थी। और इसमें मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि उस वक्त जाम सादिक साहब भी ऑन बोर्ड थे, अल्ताफ हुसैन साहब भी ऑन बोर्ड थे, कुछ और हलके भी ऑन बोर्ड थे कि इनकी एक्सटेंशन कर दी है। लेकिन जब ये खबर उन तक पहुंची है तो दैट वाज द क्रैकिंग पॉइंट। वहाँ से फिर हमारा उनके साथ डिफरेंसेस शुरू हुआ। भाई की कहानियां ही इतनी हैं कि ख़त्म ही नहीं होती। खैर, बैक टू बीबी और बेग साहब। जनरल असलम बेग अपनी किताब में बताते हैं कि वज़ीर आज़म बनने के चंद हफ्ते बाद बेनज़ीर ने अपनी मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इम्तियाज़ को मेरे पास भेजा। उनका पैगाम ये था कि मैं उन फौजी अफसरों के नाम बताऊं जो जनरल ज़िया के बहुत करीब थे, ताकि उन्हें मुनासिब जगहों पर एडजस्ट किया जा सके। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने जनरल साहब से कहा, आप जानते हैं कि फ़ौज सियासी जमातों की तरह काम नहीं करती। हर हुकूमत अपने पसंद के लोगों को आगे नहीं लाती और पिछली हुकूमत के लोगों को इधर उधर नहीं फेंकती। फ़ौज में ऐसा नहीं होता। बेनज़ीर समझती थी कि जब तक इंटेलिजेंस एजेंसीज पार्लियामेंट के नीचे काम नहीं करेंगी, मुल्क में जमहूरियत कभी मजबूत नहीं होगी। इस ख्वाहिश का इजहार उन्होंने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में भी किया है। इस मासूम सी ख्वाहिश की तकमील के लिए पहले तो बेनज़ीर ने एक ऐसा काम किया जिससे फौज और हुकूमत का सेम पेज मुकम्मल तौर पर फट गया। बेनज़ीर भुट्टो ने अप्रैल 1989 में जनरल बेग से मशवरा किए बगैर जनरल हमीद गुल की जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शमसुर रहमान कल्लू को DG/ISI बनाने का फैसला कर लिया। जनरल बेग खुलकर कहते हैं कि वो एक रिटायर्ड जनरल को DG के ओहदे पर फाइज नहीं देखना चाहते थे।
Prime Minister Benazir Bhutto, she decided to change the DGISI, General Hamir Gul, and she wanted to bring a retired general. I agreed with her, but said, don't bring a retired general. It will be a great disadvantage to you and to the government. लेकिन बात यही नहीं रुकी। जनरल बेग अपनी बायोग्राफी में बताते हैं कि बेनज़ीर सिर्फ DGISI नहीं, आर्मी चीफ भी अपने बंदे को लगाना चाहती थी। वो बताते हैं कि उन्हें इंटेलिजेंस रिसीव हुई जिसमें बताया गया कि बेनज़ीर उन्हें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाकर एक और कोर कमांडर को आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर चुकी हैं। तमग़े जमहूरियत सीने पर सजाने वाले जनरल असलम बेग को एक जमहूरी वजीर आज़म की ये कानूनी ख्वाहिश बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बेनज़ीर और ख्वाहिशमंद जर्नलों को मैसेज देने के लिए फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुला ली और ये सारी सूरत हाल सबके सामने रखी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कोई साजिश में शामिल पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनरल साहब अपनी किताब में बताते हैं कि जो शख्स खुद आर्मी चीफ बनने की कोशिश कर रहा था वो भी वहीं मौजूद था। फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास में आने वाले सख्त पैगाम ने बेनज़ीर के सर से अपना आर्मी चीफ लाने का भूत तो उतार दिया, लेकिन अब जनरल असलम बेग और एस्टैब्लिशमेंट फैसला कर चुकी थी नो मोर बेनज़ीर और उल्टी गिनती शुरू हो गई। सदर तो पहले ही जनरल असलम बेग के आदमी थे, लेकिन इनके अपने DGISI भी अपने मातहत एजेंसी में अजनबी और बेख्तियार हो चुके थे। ट्राइका के इजलासों में बेनज़ीर एक तरफ तो सदर और आर्मी चीफ दूसरी तरफ खड़े होते। इस खुली जंग में हुकूमत को झटका देने के लिए IJI ने भी बड़ा अपोजिशन इत्तेहाद बनाया, कंबाइंड अपोजिशन अलायंस, जिसमें अकबर बुगटी और अल्ताफ हुसैन जैसे जायंट्स भी IJI के साथ सड़कों पर आ गए और हुकूमत पर वार करने का फैसला हुआ। मुत्तहदा अपोजिशन ने 23 अक्टूबर 1979 को कौमी असम्बली में बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई, जिस पर राय शुमारी के लिए 1 नवंबर की तारीख ठहरी। लेकिन इस सियासी ड्रामे का मरकजी किरदार कोई सियासतदान नहीं, बल्कि फौज के एक हाजिर सर्विस मेजर आमिर और एक रिटायर्ड अफसर ब्रिगेडियर इम्तियाज थे, जो इन दोनों एक इंटेलिजेंस एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। प्लान कुछ यूं था कि बिन लादेन की जानिब से भेजे गए पैसों से ही PP इरकान की वफादारियां खरीद कर तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाएगा। कारों के अंदर ये पैसा जो होता है ना, वो एक कार्टन, जो गत्ते के कार्टन होते हैं, जैसे लिप्टन चाय के कार्टन होते हैं, उन कार्टन के अंदर ये जो नोट होते थे वो पैक होते थे और वो जो है वो दफ्तर में भी आते थे, खायद साहब के घर पे भी आते थे। आगे तो फिर यही होता है कि नवाज शरीफ साहब जैसे कहते थे कि यार ये फ़लाँ इतने पैसे फ़लाँ बंदे को दे दें, अब जाहिर है उन्होंने बंदा ख़रीदा होता था, इतने पैसे फ़लाँ MNA को दे दें, इतने पैसे फ़लाँ जमात को दे दें, तो उस तरह करके पैसे दिए जाते थे। मुझे भी एक बैग मिला था, वो नोटों का भरा हुआ बैग था, तो मैंने अपनी गाड़ी में बैग रखा और इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट पे मैंने टिकट ली, टिकट लेके तो मैंने लाहौर गया, लाहौर एक बंदे को बैग दिया, दूसरी फ्लाइट पे वापस आ गया, गाड़ी लेके घर पहुंच गया। पैसे तो बिन लादेन भाई भेज चुके थे, अब घोड़े तलाश करने थे, वो घोड़े जो बिकने के लिए तैयार हो। मेजर आमिर और ब्रिगेडियर इम्तियाज का काम बायर्स और सेलर्स को मिलवाना और डील करवाना था। सबसे पहले जिन जियाले हॉर्सेस से राब्ता हुआ उनमें MNA आरिफ अवान और रशीद भट्टी शामिल थे। ये ना सिर्फ खुद अपनी वफादारियां बेचने के लिए तैयार थे, बल्कि दूसरे MNA से भी राब्ता करवाने में मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ IJI के मलिक नईम और फाटा के हाजी शेर गुल थे, जो नवाज शरीफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। इन 6 अफसरान और सियासतदानों के अलावा एक 7वां किरदार और भी था, और वो था मेजबान के रूप में एक भेदी, जिसके घर पर ये सारी मुलाकातें हो रही थी। उस शख्स का नाम था मलिक मुमताज। मेजर आमिर ने कहा कि बेनज़ीर के खिलाफ अज़्म इत्माद की तहरीक आ रही है, आपके रिश्तेदार कुछ हैं MNA, आप हमारे साथ तावन करें और उन MNAs को हमारे साथ शामिल करें। मैंने कहा हमारे से क्या मतलब है। मलिक मुमताज ने डबल एजेंट बनकर एक आई के ऑपरेशन की मुखबरी दूसरी आई को करना शुरू कर दी। अब ये मत पूछना शुरू कर देना कि कौन सी आई कौन थी, गूगल करके देख लो। तो मलिक साहब ने अपने घर में माइक्रोफोन्स और कैमरे फिक्स करवा दिए और फिर ये खुफिया मीटिंग्स रिकॉर्ड होने लगी। तकरीबन 10 दिन मुज़ाकरात जारी रहने के बाद फैसला हुआ कि 6 अक्टूबर को एक फाइनल मीटिंग करवाई जाएगी, जिसमें नवाज शरीफ खुद शिरकत करेंगे। 7 बजे का वक्त तय हो गया। चारों सियासी रहनुमा, दोनों इंटेलिजेंस ऑफिसर्स 6 बजे ही मलिक मुमताज़ के घर पहुंच गए। इंतज़ार शुरू हो गया। 8 बज गए मगर मियाँ साहब नहीं आए और उन्हें आना भी नहीं था, क्योंकि नवाज शरीफ को खबर मिल चुकी थी कि इनके साथ गेम हो चुका है, शिकारी खुद शिकार हो चुका है। नवाज शरीफ खुद तो नहीं आए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के हाथ अच्छा खासा ऑडियो और वीडियो सबूत आ गया।
बेनज़ीर ने जनरल नसीरुल्लाह बाबर को इन तमाम सबूतों के साथ आर्मी चीफ जनरल असलम बेग के पास भेजा और इन दोनों अफसरान के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने का मुतालबा किया। लेकिन जनरल असलम बेग ने तमाम तर सबूतों के बावजूद ब्रिगेडियर इम्तियाज और मेजर आमिर को सिर्फ जबरदस्ती रिटायर करना ही मुनासिब समझा। I would like to thank the honorable members of this house. Indeed, I would like to thank the house for once again reposing confidence in me. बेनज़ीर भुट्टो सियासी तहरीके अदम एतमाद से बचने में तो कामयाब हो गई, लेकिन इनके पास अस्करी अदम एतमाद खत्म करने की कोई तदबीर नहीं थी। और बिलाखिर 6 अगस्त 1990 की शाम गुलाम इसहाक खान एक बार फिर टीवी पर नमूदार हुए। 58 2B के तहत बेनज़ीर हुकूमत खत्म करने का ऐलान कर दिया। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि अपना DGI होने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो को गुलाम इसहाक खान के फैसले का इल्म उस वक्त हुआ जब फौजी दस्ते इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके थे। It is in fact a military coup. My house was surrounded by the military. My office all taken over by the military. We are right now poised on the threshold between democracy and dictatorship. बीबी के साथ शमसुर रहमान कल्लू को भी घर भेज दिया गया और इनकी जगह जनरल असद दुरानी को नया ISI चीफ मुकर्रर कर दिया गया। बीबी जा चुकी थी, लेकिन असलम बेग आइंदा इलेक्शंस में कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे और ये सोच बुनियाद बनी मेहरान बैंक स्कैंडल की। इस स्कैंडल पर रफ्तार डिटेल डॉक्यूमेंट्री बना चुका है, इसलिए इस टॉपिक पर यहाँ बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बस ये बताना जरूरी है कि जिस तरह जनरल बाजवा को जनरल फैज के किसी जुर्म की कोई खबर नहीं थी, बिल्कुल उसी तरह जनरल असलम बेग भी जनरल असद दुरानी की रिश्वत सतानी और सियासी मुदाखलत के बारे में बिल्कुल लाइल्म रहे। 1990 में 10 साल का सफर करने के बाद बिल आखिर नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच ही गए, लेकिन इनकी हुकूमत का पहला बहरान इनके हलफ उठाने से पहले ही खड़ा हो चुका था। 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा किया तो पाकिस्तान के लिए महज एक खारजी बहरान नहीं था, बल्कि दाखिली फैसलासाजी का इम्तिहान भी बन गया। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के 15,000 फौजी जो पहले ही सऊदी अरब में मौजूद है, सऊदी कमान के अंडर दे दिए जाएं। इनका ख्याल था कि इस अहम मौके पर सऊदिया की मदद करना पाकिस्तानी मईशत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जनरल असलम बेग का ख्याल था कि सऊदी अरब को इराक से कोई बराह रास्त खतरा नहीं है। उन्होंने ज़राए के जरिए मीडिया में एक बयान लीक करवा दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हमारी फौज कराई की फौज नहीं है, खतरा सऊदी अरब को नहीं सद्दाम को है। कुवैत पर हमले का बहाना बनाकर अमेरिका दरअसल इराक में एक और करबला बनाना चाहता है। कमाल की बात यह है कि इसी दौरान पाकिस्तान की मजहबी जमातें भी सद्दाम हुसैन की हिमायत में सड़कों पर निकल आई। I told the Nawaz Sharif government that this war is not to free Kuwait from Iraq. I said this is an excuse to punish Iraq and destroy Iraqi armed forces. Pakistan had an agreement with Saudi Arabia, did it not? The Prime Minister wanted to help Saudi Arabia, right? Did he not? Then do you think it's the job of the Chief of Army Staff to say that Iraq will become another Karbala? Of course, yes. That is what I say. That I had the courage to say things which others don't have. Whether he is Chief of Army Staff or he is a clerk. If he thinks things are going wrong, he should have the courage to go and tell his bosses that you are wrong. 1991 में गल्फ वॉर के इख्तिताम तक जनरल असलम बेग और नवाज शरीफ का सेम पेज भी फट चुका था। ताकत के ऐवानों में एक और मार्शल लॉ की बाज गश्त सुनाई देने लगी। इन्हीं दिनों जनरल असलम बेग ने नवाज शरीफ के सामने कुछ सिफारिशात रखी। उन्होंने 1973 में जनरल शरीफ की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अगर तीनों अफवाज को एक मुत्तहिद कमान के तहत रख दिया जाए तो इससे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतर होंगे और ज़मीनी अफवाज का कमांडर किसी भी किस्म की मुहिम जोई के काबिल नहीं रहेगा। जनरल बेग कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इस तजवीज़ पर गौर नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद मैं खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना चाहता हूँ। बिलाखिर 16 अगस्त 1991 को ज़िया प्लेन क्रैश के 3 साल बाद जनरल असलम बेग 42 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। वैसे नवाज शरीफ का पहला दौर भी बड़ा तारीखी था। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे तीन आर्मी चीफ के साथ काम किया है। ऐसी सआदत किसी और प्राइम मिनिस्टर को हासिल नहीं हुई। आजकल तो एक आर्मी चीफ तीन वजीर आजमों के साथ काम करता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जनरल असलम बेग के साथ जो कुछ हुआ वो बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल्द ही जनरल साहब का अहम होने का वहम हवा हो गया। उन्हें मीडिया और अदालतों में लताड़ा जाने लगा। सर वैसे कोर्ट मार्शल तो आपका हो सकता है। मैं कुछ नहीं करना चाहता ना। सर आपको जो तमगा जमहूरियत दिया गया था, आप समझते हैं कि इस केस के बाद बस
उस केस को बंद कर दें, आप जाति करते हो। इजाज़त नहीं ली थी आपने, ये बदतमीजी है आपकी कि बलूचिस्तान के मसले से आप चले गए सुप्रीम कोर्ट के मसले से। तमगा जमहूरियत आपको मिला है तो आप नहीं समझते कि आपको तमगा जमहूरियत वापस कर देना चाहिए? मत बेकार बात करो, इजाज़त लेके मुझसे बात किया करो। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ ही रहा हूँ एक सवाल। मैं नहीं जवाब देता तुम्हें, हर बात का जवाब नहीं देता मैं। बलूचिस्तान के मसले पे बात करो, मैंने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट में क्या मसला है, क्या होगा, वो अलग बात है। लेकिन सर तमगा जमहूरियत आपको हुकूमत ने दिया था और उसी हुकूमत के खिलाफ पैसे तकसीम करने का इल्ज़ाम आप पे आया और बंद करो इसे, फेर दूंगा तुम्हें। तो सर वैसे आप वापस कर देंगे तमगा जमहूरियत? सुनते नहीं है यार, मैं बताऊं तुम्हें तो इसका निकालो फिल्म में। सर आप ये देखकर बस हबीब जालिब की नज़म याद आ गई। तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जनरल असलम बेग के पास मौका था मुल्की सिमत को रीसेट करने का। वो चाहते तो फौज को बैरकों में वापस भेज सकते थे, आइन को मुकम्मल बालादस्ती दे सकते थे और ये ऐलान कर सकते थे कि अब इक़्तिदार का वाहिद सरचश्मा अवाम है। मगर उन्होंने ना खुला मार्शल लॉ चुना, ना ही हकीकी जमहूरियत। उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, पुतली तमाशे का, खलाई मखलूक का, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का। एक ऐसा निज़ाम जिसमें बंदूक नज़र नहीं आई लेकिन गोलियां चलती रहीं, जहां सदर आईनी होगा, वज़ीर आज़म मुंतखब होगा, मगर ताकत कहीं और होगी। ये वो बीज था जिससे बाद में वन पेज और फिर हाइब्रिड निज़ाम ने जन्म लिया। जनरल असलम बेग के रिटायरमेंट को लगभग 25 साल बीत गए हैं लेकिन उनका छोड़ा हुआ मॉडल रिटायर नहीं हुआ। आज जब हम सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी मेल्टडाउन और समाजी टूट फूट का शिकार हैं तो सवाल ये नहीं कि हम यहाँ क्यों हैं, सवाल ये है हमें यहाँ तक लाने वाला कौन है। क्या ये सब उस दिन शुरू नहीं हुआ था जब तारीख ने रीसेट मांगा और हमने री इंजीनियरिंग चुन ली? आज जमहूरियत की इमारत टेढ़ी है तो उसकी बुनियाद किसने रखी? जब तक ये कौम इस सवाल का ईमानदाराना जवाब नहीं ढूंढती शायद अगले 50 साल भी हम इसी दायरे में घूमते रहेंगे।